So the next topic is death of partner. Death of partner is almost same as retirement of partner. तकरीबन सेम एंट्रीज है, डिफरेंस सिर्फ एक पॉइंट का है जो है। उससे पहले हम डेथ ऑफ पार्टनर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। सपोज ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। बी की डेथ हो जाती है, बी इज नोन एज डिजीज्ड पार्टनर। डिजीज्ड पार्टनर ए एंड सी दे आर नोन एज एग्जिस्टिंग पार्टनर और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। जैसे रिटायरमेंट में जो पार्टनर था वो रिटायरिंग पार्टनर था, यहाँ पे वो डिजीज्ड पार्टनर। फाइन, एम आई क्लियर? तो जो रेशियो, बाकी रेशियो वही जो रिटायरमेंट में थी, एक ओल्ड रेशियो जिसमें ए बी और सी उसकी डेथ से पहले प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, न्यू रेशियो जिसमें ए और सी बी की डेथ के बाद प्रॉफिट शेयर करेंगे, और एक गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इज दैट रेशियो इन विच द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स विल गेन आउट ऑफ द शेयर ऑफ डिजीज्ड पार्टनर। कि बी के जाने के बाद जो उन दोनों का शेयर बढ़ जाएगा, ए और सी का शेयर बढ़ जाएगा ना, जिस रेशियो में वो बढ़ जाएगा, दैट रेशियो इज नोन एज गेनिंग रेशियो। इट इज द रेशियो इन विच द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स गेन आउट ऑफ द शेयर ऑफ डिजीज्ड पार्टनर। फाइन, रेशियो तो सेम है जो रिटायरमेंट की है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है, वो जो बेसिक डिफरेंस है जिसके कारण डेथ ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर डिफरेंट ही बन जाता है, कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाता है। वो पॉइंट क्या है? रिटायरमेंट के सारे पॉइंट्स डेथ में इंक्लूड होने हैं, डेथ में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आने। अब जो प्रैक्टिकली सोचा जाए तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर तब होनी है जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाए। बुक्स ऑफ सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए। सपोज 31 मार्च को हर साल जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रही है। अगर किसी पार्टनर ने रिटायरमेंट लेनी है, रिटायरमेंट लेनी है अगर किसी पार्टनर ने, ही विल वेट फॉर 31 मार्च कि 31 मार्च आ जाए, पूरे साल का प्रॉफिट ले जाए, पूरे साल का अकाउंट क्लियर हो जाए, उसके बाद चलेंगे, उसके बाद रिटायरमेंट ले लेंगे। कोई और रीजन हो सकता है कि इन बिटवीन वो पार्टनर जो है रिटायरमेंट ले ले, हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। बट जनरली जो पार्टनर्स है दे वेट फॉर द लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर, कि पूरे साल के बाद ही जो है हम रिटायरमेंट लेंगे, सो दैट कि हमारे लिए कन्वीनियंट हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करना। इन बिटवीन द ईयर हम कर रहे हैं तो कहाँ दोबारा बीच में बुक्स क्लोज करते फिरेंगे। इसलिए जनरली क्या होता है, पार्टनर जो है दे वेट फॉर द लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, और उसके पहले नोटिस दे देते हैं कि मैं जो है वो रिटायर हूँ। दिस इज इन केस ऑफ रिटायरमेंट, जहां पे ये पॉसिबल है। डेथ ऑफ पार्टनर में ये पॉसिबल नहीं है। पार्टनर का वेट की 31 मार्च आए तो मैं डेथ, मेरी डेथ हो, मैं मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इजी हो जाएंगी, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता ना। डेथ ऑफ पार्टनर क्या लगता है, एनी टाइम जब मर्जी डेथ हो सकती है। यही जो पॉइंट है यहाँ पे बेसिक डिफरेंस है। रिटायरमेंट में एट द एंड ऑफ ईयर हो रहा था सारा कुछ, जो डेथ ऑफ पार्टनर होगी वो इन बिटवीन द ईयर कहीं भी हो जाएगी। वो डेट के कारण जो है वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। एक सम छोड़ा हुआ है हमने, सम नंबर 29 मैंने कहा था ना, रिटायरमेंट का सम छोड़ा, वो इसलिए छोड़ा था कि वो डेथ ऑफ पार्टनर के जैसा था। उसमें जो पार्टनर रिटायर हो रहा था वो इन बिटवीन द ईयर हो रहा था। रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर इज सेम एज डेथ ऑफ पार्टनर, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है। सपोज हमने 31 मार्च 2020 को लास्ट टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करी, अकाउंट्स क्लोज्ड लास्ट टाइम ऑन 31 मार्च 2020, फाइन। और पार्टनर की डेथ हो गई है, डेट ऑफ डेथ इज से 30 जून 2020। कितने महीने बनते हैं ये? Three months. Yes. 3 months. Unmute yourself and unmute yourself. फाइन, 3 मंथ्स बनते हैं। बस ये जो पीरियड है ना 3 मंथ्स का, इसके कारण अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो डेथ ऑफ पार्टनर की और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वो डिफर कर रही है। इसके कारण सारा कुछ हो रहा है। दिस पीरियड इज नोन एज इंटरवीनिंग पीरियड। इंटरवीनिंग पीरियड क्या होता है? द पीरियड फ्रॉम लास्ट बैलेंस शीट डेट, जब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हुई, टिल द डेट ऑफ डेथ, दैट पीरियड इज नोन एज इंटरवीनिंग पीरियड व्हिच इज 3 मंथ्स इन दिस। एम आई क्लियर? ठीक है। अब द पॉइंट इज कि 3 मंथ्स का क्या होगा, क्या 3 मंथ्स का एक्चुअल में 3 मंथ्स का। अब देखिए इस 3 महीने में ये बी ने
डिजीज पार्टनर ने 3 महीने बिजनेस में काम किया है ना, तो उसको उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिलेगा, 3 महीने का मिलेगा। उसको सैलरी अगर वो ले रहा होगा वो 3 महीने की मिलेगी। अब उसके ड्राइंग्स करी है वो उससे चार्ज की जाएंगी। कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो उससे चार्ज किया जाएगा। कोई प्रॉफिट या लॉस होगा उस पीरियड का वो भी कैलकुलेट करके वो उसको या दिया जाएगा, अगर प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो लिया जाएगा। इट मीन कि 3 महीने तक वो बिजनेस में रहा है, उसको 3 महीने का सारा कुछ मिलना है, सारा कुछ मिलेगा, लेकिन मिलेगा 3 महीने का। जो उसको रिटायरमेंट वाले केस में मिल रहा था वो तो मिलना ही मिलना है ना। उसको रिजर्व्स का शेयर मिल रहा था वो मिलेगा, उसको दैट कैपिटल का बैलेंस पड़ा है वो मिलेगा, तो प्रॉफिट हो जाता है, लॉस होता है, रिवैल्यूएशन वो भी उसको मिलेगा, तो सारा कुछ मिलेगा। इसके अलावा उसको 3 महीने का भी मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह, ड्राइंग्स वगैरह जो भी होगी वो हम करेंगे अभी कैलकुलेट करें, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ पे आप जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस पीरियड को ध्यान में रखना पड़ेगा, इंटरवीनिंग पीरियड है कितनी देर का। नॉर्मली ये मंथ्स में आता है, लेकिन कई बार एक बार 2-3 साल पहले ये डेज में भी आ गया था, तो आपको डेज काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। चले यहाँ तक उधर पूछ लीजिए बेटे, शुड आई प्रोसीड फर्दर। इन दिस केस जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिफरेंट होनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो डिफरेंट होंगी। एडमिशन रिटायरमेंट में क्या क्या बन रहा था, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिटायरमेंट यही बन रहा था, डेथ में भी यही बनता है, रिवैल्यूएशन सेम, बैलेंस शीट सेम। एक्चुअली पार्टनर्स कैपिटल भी सेम, लेकिन सिर्फ डिजीज्ड पार्टनर जो है ना उसकी कैपिटल को डिफरेंस होता है, बस बाकी सारे सेम है। अगर हम यहाँ सेम एग्जांपल से बात करें ए बी और सी से, तो जो ए और सी की जो कैपिटल अकाउंट है दैट विल बी सेम एज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जो आपने किया लास्ट चैप्टर में कल तक। जो डिफरेंस आपका आ रहा है इस टॉपिक में, सिर्फ डिजीज्ड पार्टनर की कैपिटल में फर्क पड़ रहा है, बाकी सारा कुछ सेम है। क्लियर। तो यहाँ पे हम डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही बनाएंगे सिर्फ, बाकी नहीं बनाएंगे, बाकी सेम रहेगा। सो दिस इज डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मैंने पहले भी आपको बताया कि डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल और रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल ऑलमोस्ट सेम। डिफरेंस जो है वो जो डिफरेंसेस आने हैं इंटरवीनिंग पीरियड के, यहाँ एग्जांपल 3 मंथ्स के लिए तो उसका आएगा। डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट करने से पहले हम रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट करते हैं, क्योंकि ये उसकी एक्सटेंशन है आगे। फाइन। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट्स विद ओपनिंग बैलेंस। बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद हम किसकी ट्रीटमेंट करते होते हैं, सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। ये आ गया आपको गुडविल का, ये गुडविल है आपकी बाय बाय है मैंने कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। आपने बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स दो होंगे, बाय ए बाय अलग अलग लिखना है और गेनिंग रेशियो में लिखना है, समझ आ गया पॉइंट। बाय ए और बाय सी कंटिन्यूइंग पार्टनर अलग अलग डाल के और उसको गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके दो आएंगी वैल्यूज, ठीक है। यहाँ हम जनरलाइज कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे कंटिन्यूइंग पार्टनर लिख रहे हैं। अगला स्टेप क्या होता है, प्रॉफिट लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट हो रिवैल्यूएशन क्या, तो क्रेडिट साइड पे, revaluation of assets and reassessment. लॉस हो तो डेबिट साइड पे, ठीक है तभी ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, Accumulated profits and losses. प्रॉफिट लॉसेज। प्रॉफिट्स हैं इधर क्रेडिट साइड पे, लॉसेज हैं तो डेबिट साइड पे, ओल्ड गुडविल है वो भी डेबिट साइड पे। इसके बाद स्टेप क्या होता है, Settlement of retiring partners capital account. सेटलमेंट करते हैं, लेकिन हम यहाँ सेटलमेंट अभी नहीं करेंगे, यहाँ सेटलमेंट नहीं करेंगे बिकॉज डिजीज्ड पार्टनर को हमने कुछ और भी देना है, ठीक है। रिटायरमेंट के सारे पॉइंट्स हमें डाल देने एज इट इज जैसे हम डाल रहे थे, फाइन। सेटलमेंट नहीं करनी अभी। इसके बाद डिजीज्ड पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा बिकॉज उसने जो कैपिटल है वो 3 महीने तक अपनी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्टेड रखी। अगर मिल रहा होगा तो प्रोवाइडेड दैट की पार्टनरशिप डीड अलाउ कर रही हो, वो पॉइंट तो है ही है ना, खुद नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अगर सम में पॉइंट हो तो वो देना है आपको, भाई। अब ये निकालना कैसे है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना कैसे है, फार्मूला सेम, सिंपल इंटरेस्ट का पीआर पी अपॉन 100,
PRT अपॉन 100 जो हम सिंपल इंटरेस्ट लगाते होते हैं। यहाँ P विल बी अमाउंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल जिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हमने, प्रिंसिपल अमाउंट विल बी दैट। एम आई क्लियर? ठीक है। ये R विल बी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सम में दिया होगा आपको 6%, 7%, 8%, ये दिया होगा तभी लगेगा, ये दिया ही होगा। T विल बी टाइम पीरियड इज इंटरवीनिंग टाइम पीरियड। इंटरवीनिंग जो उसने जितनी देर उसने बिजनेस में करंट ईयर में काम किया, करंट ईयर मींस ईयर ऑफ डेथ, यहाँ पे 3 महीने काम किया था तो 3/12। सपोज कैपिटल वो 1 लाख इंटू सपोज 6% इंटू 3/12, ऐसे करके जो आपका इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आर सम में दी होगी 3/12। मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ पिछले एग्जांपल के हिसाब से कि उसने 3 महीने बिजनेस में काम किया है। डोंट फॉरगेट टू डिवाइड बाय 12, तभी वो 3 मंथ्स बनेंगे। अगर आप नीचे 12 नहीं करोगे 3 इयर्स बन जाएंगे। ठीक, एम आई क्लियर? ये आपको हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद एक सैलरी या कमीशन मिलनी है। अगर पार्टनर सैलरी पे भी काम कर रहा है, सैलरी मिल रही है, वो आप वहां पे देख लेना कि सैलरी पर एनम दी हुई है या पर मंथ दी हुई है। अगर वो पर मंथ दी हुई है तो उसको नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई भी करना है। He says 10,000 rupees per month, it means 30,000 इस केस में, है ना। अगर वो कहे 1,20,000 पर एनम, तो पर एनम है तो इंटू 3/12 करना पड़ेगा 3 मंथ्स की निकालने के लिए, मींस इंटरवीनिंग पीरियड की सैलरी नहीं। ठीक है, प्रॉफिट और सस्पेंस के बारे में बाद में बात करते हैं, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। देन ड्राइंग्स, उसने इन 3 महीनों में कोई ना कोई अमाउंट विड्रॉ भी की होगी अपने पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, उसको भी यहाँ पे डेबिट में डालना है, बिकॉज ड्राइंग से जो कैपिटल है कम हो जाती है। फाइन। देन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या आपको सब में एज इट इज दिया होगा निकाल के, या फिर आप जैसे चैप्टर नंबर 1 में फंडामेंटल्स में निकाल रहे थे वैसे आप कैलकुलेट करोगे। फाइन, एम आई क्लियर? ठीक है। उसके बाद एक आइटम और लिख दीजिए, टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। मैंने क्रेडिट में लिखी हुई है वैसे, ये भी लिख दीजिए। ये और ये एक ही है ना। बस ये क्रेडिट साइड पे है, डेबिट साइड पे है, मींस ये प्रॉफिट है, मींस ये लॉस है। इसका मतलब ये है। अब ये है क्या? ये है करंट ईयर का प्रॉफिट का शेयर डिजीज्ड पार्टनर। डिजीज्ड पार्टनर ने बिजनेस में करंट ईयर में 3 मंथ्स काम किया हमारे एग्जांपल के हिसाब से, इंटरवीनिंग पीरियड है, तो उसको इंटरवीनिंग पीरियड का प्रॉफिट भी तो देना बनता है ना। उसने काम किया है 3 महीने काम किया, 3 महीने बिजनेस ने सेल की होगी, परचेज की होगी, एक्सपेंसेस इनकम आए होंगे, तो बिजनेस प्रॉफिट देगा उसको, लेकिन देगा 3 महीने का, सारे साल का नहीं देगा, देगा वो 3 महीने का। ठीक है। एंड बिकॉज द बिजनेस कांट कैलकुलेट प्रॉफिट लॉसेस नाउ ओनली, अब आप आज नहीं कर पाएगा इन बिटवीन द ईयर बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करके प्रॉफिट कैलकुलेट करे, ये पॉसिबल नहीं होगा, प्रैक्टिकली डिफिकल्ट सा हो जाएगा। बिजनेस विल वेट फॉर 31 मार्च जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होंगी। तो आज से बिजनेस क्या कर सकता है, आज बिजनेस उसको एक एस्टिमेटेड सी अमाउंट जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस प्रॉफिट्स वो दे सकता है कि हम पिछले सालों में ऐसे प्रॉफिट कमा रहे थे, हम ये अज्यूम करते हैं हम इस साल भी इतना ही कमाएंगे, ये इसमें से आपका इतना शेयर। दैट विल बी एन एस्टिमेटेड अमाउंट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स डाटा। एम आई क्लियर? अगर वो प्रॉफिट हो तो इस साल आएगा, इस साइड आएगा क्रेडिट साइड पे। ये भी तो हो सकता है कि प्रीवियस ईयर लॉस हो रहा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो वो लॉस होगा तो इस साइड पे आएगा, पार्टनर्स कैपिटल जो होगी वो डेबिट हो जाएगी। इन दोनों में से एक चीज आएगी। एंड वी पुट अदरवाइज वी ओपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही करते हैं हम फॉर गिविंग प्रॉफिट और लॉसेस। वी ओपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे हम करेंगे ओपन प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट हम साथ में लगा रहे हैं कि पता नहीं इतना होना है कि नहीं होना है, सस्पेंस है वहां पे ना, पता नहीं इतना प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, हमने निकाल तो लिया, पता थोड़ी है। ठीक, तो दिस विल बी द प्रॉफिट ऑफ डिजीज्ड पार्टनर इन द करंट ईयर ऑफ डेथ फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड। एम आई क्लियर? ठीक है, ये निकालना कैसे है ये मैं बताता हूँ अभी, क्योंकि अदरवाइज तो बाकी चीजें तो निकालनी नहीं, हमने ऐसे फार्मूला लगा के इसकी कैलकुलेशन है वो हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। अभी तक कोई पॉइंट है तो पूछ लीजिए। अब हमने सारा कुछ जो है डिजीज्ड पार्टनर को दे दिया,
इसके बाद हमने उसका अकाउंट सेटल करना है। अकाउंट सेटल हम रिटायरमेंट में कैसे करते होते थे? रिटायरमेंट में कैसे करते थे? हाँ जी, लोन देके उसके या लोन में ट्रांसफर कर देते थे या उसको हम पैसे पे कर देते थे। बट द पॉइंट हियर इज कि डिजीज पार्टनर तो चला अब है ही नहीं, ना तो उसे हम कैश पे कर सकते हैं, ना ही उसका लोन हो सकता है, बिकॉज वो तो नहीं कैश रिसीव करेगा, वो तो डिजीज हो गया। ना वो कैश रिसीव कर सकता है, ना उसका लोन हो सकता है। कैश कौन रिसीव करेगा? उसके हिस्से का पैसा कौन रिसीव करेगा? लीगल हेयर, हाँ जी, लीगल हेयर्स लीगल उसके जो है, फैमिली उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसके जो किड्स नेक्स्ट है, वो रिसीव करेंगे, वो रिसीव करेंगे। तो जो कैश पे करना है इसकी कैपिटल में नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ जितना पैसा बचेगा दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू डिजीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है, डिजीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। यस लवदीप, यू वांट टू से समथिंग? लवदीप और देन पुट योर हैंड डाउन लवदीप। तो जितना डिफरेंस है वो सारा आपका डिजीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर में जाएगा। एग्जीक्यूटर मींस द पर्सन हु आर एग्जीक्यूटिंग हिज पॉलिसीज आफ्टर हिज डेथ। जो भी उसको पे किया जाएगा वो एग्जीक्यूटर अकाउंट के थ्रू पे किया जाएगा। इट मींस इसके बाद हम डिजीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट में लाएंगे, ये उसका अकाउंट होगा। और ये वाली एंट्री जो है दिस वन, इट विल पोस्टेड टू द ऑपोजिट साइड, बिकॉज़ ये एंट्री क्या बन रही है? ये एंट्री क्या बन रही है? डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर में क्रेडिट साइड बाय डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सेम अमाउंट से एंट्री ये वाली शिफ्ट हो जाएगी। एनीथिंग इफ सपोज इन कैश और चेक इज टू बी पेड, इट विल बी पेड टू द डिजीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर। यहाँ पे आएगा टू कैश या बैंक, जो कि पहले ये अमाउंट इधर आ रही थी अपने डिजीज्ड पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में आ रही थी, अब वो कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगी, अब वो एग्जीक्यूटर अकाउंट में आएगी। और जो डिफरेंस बच जाएगा, रिटायरमेंट में क्या हो रहा था, जो डिफरेंस बच रहा था वो हम डिजीज्ड पार्टनर के, सॉरी रिटायरिंग पार्टनर के लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ डिजीज्ड पार्टनर के लोन में ट्रांसफर नहीं करेंगे, डिजीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर लोन में ट्रांसफर करेंगे। मीन्स डिजीज्ड पार्टनर बिकॉज ही इज नो लॉन्गर अ पार्टनर नाउ, अदरवाइज ही इज नो लॉन्गर अ पर्सन नाउ, उसका सारा अकाउंट हमने खत्म करके उसका एग्जीक्यूटर में डाल दिया। उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज सारी होनी है वो एग्जीक्यूटर के थ्रू होनी है, ना कि पार्टनर के थ्रू, ठीक है। जो अमाउंट कैलकुलेट करी वो यहाँ आ गई, तो कैश बैंक जो पे किया वो यहाँ पे आ गया। देन वी से डिजीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। अब लोन भी जो है वो एग्जीक्यूटर का है, वो पार्टनर का नहीं है। इन दिस वे इट विल बी कैलकुलेटेड। डन, एम आई क्लियर? ठीक है। अब जब इसमें जो सम आता है ना, अदरवाइज तो ये बहुत कॉमन सम था कि प्रिपेयर डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट या डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूटिव, बहुत कॉमन सम था। 4 मार्क्स में ऑलमोस्ट हर टाइम आया, हर बारी आया हुआ, ऑलमोस्ट हर बारी 4 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, जनरली 4 मार्क्स में आ जाता है सम ये वाला। लेकिन यहाँ पे इस साल सीबीएसई ने ये वाला अकाउंट बीच में से डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया है आपको कि आपने अकाउंट नहीं प्रिपेयर करना है। ये मैंने प्रिपेयर क्यों किया है, क्योंकि मैंने आपको बताना है कि कैलकुलेशन कैसे होनी है, कौन सी डेबिट में आनी है, कौन सी क्रेडिट में आनी है। सीबीएसई ने ये कहा है कि डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट छोड़ दो, उसने ये नहीं कहा एंट्री छोड़। एंट्री का अलग सम आ चुका है, बड़ा कॉमनली सम एंट्री का इसका आता है, एक तो बारी आया हुआ है। उसने कहा कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट एंड पास एंट्री, अदरवाइज भी ये बाद में काम आना ही है आपके। सीबीएसई ने ये भी कहा है कि जो कुछ भी आप छोड़ रहे हो ना, छोड़ना नहीं, करवा देना, एग्जामिन ना करना, ताकि आपको हायर स्टडी में मुश्किल ना आए, ठीक है। और इसमें से उसने ये कहा अकाउंट मत करो, ये तो कह दिया उसने, ये तो नहीं कहा कैलकुलेशन ना करो, वो तो है। उसने ये भी नहीं कहा कि एंट्री छोड़ दो, एंट्रीज भी है। तो एंट्रीज जो है ऐसे आप करेंगे तो एंट्रीज याद रखनी ईजी है।
बजाय इसके कि मैं सारी एंट्रीज करवाऊँ आपको 15-20 एंट्रीज करवा दूँ, वो याद रखना डिफिकल्ट है। जो इस साइड एंट्रीज हैं, सपोज इसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। डेबिट टू डिसीज पार्टनर, अगर लॉस हो जाए तो डिसीज पार्टनर डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। यहाँ से एंट्रीज करनी ज्यादा इजी है। पेमेंट मेड, एग्जीक्यूटेड डेबिट टू कैश, लोन ट्रांसफर, एग्जीक्यूटेड लोन, यहाँ से करनी ज्यादा इजी है, बजाय कि हम जो है वो एंट्रीज लिखिए 15 उसके बाद उसको लर्न करें। ठीक है, और मोरओवर हमारा टॉपिक चाहे वो सिलेबस में नहीं भी है फिर भी हो गया, आपको बाद में काम आ जाएगा। ठीक है, वो कह सकती है सीबीएसई कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पास एंट्री, कह सकती है ना, कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस एंड पास एंट्री, आराम से आ सकता है। 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, कैलकुलेट दिस एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, अपना टॉपिक सारा ओवर है एक्सेप्ट दिस, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, ये रहता है। आप साथ साथ लिख रहे थे, लिख लिया हुआ है आपने? अगर ऐसा है किसी का तो बता दीजिए, नहीं तो मैंने रब कर देना है और मैं फिर ये बताऊँ कैसे करना है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। शुड आई रब? Yes, to calculate profit and loss suspense account, we have two bases. One is time basis, other is sales basis. Time basis and sales basis. Time basis में हम पिछले साल के प्रॉफिट्स को बेस लेते हैं, पिछले साल के प्रॉफिट्स को बेस लेके वो ज्यूम करते हैं कि जिस हिसाब से हमने पिछले साल प्रॉफिट्स अर्न किए थे उसी एवरेज में हम इस साल प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, उसमें से हम प्रॉफिट शेयर दे देते हैं। दूसरे केस में हम सेल बेसिस लेते हैं कि जिस हिसाब से हमने पिछले साल प्रॉफिट अर्न किया था सेल पे, उसी प्रॉफिट रेशियो को हम इस साल की सेल पे लगा के उसका शेयर दे देंगे। हम सम करते हैं कि कैलकुलेट करते हैं, चल जाएगा। देन टाइम बेसिस मीन कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स। उसका फार्मूला क्या रहेगा? इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ फ्यू ईयर्स बताया होगा वहां पे, 3 साल का या 4 साल का, जैसे हम गुडविल निकाल रहे थे वैसे, इनटू डिजीज्ड पार्टनर प्रॉफिट शेयर। ये क्या है? डिजीज्ड पार्टनर प्रॉफिट शेयर, उसकी रेशियो उसकी, उसने कहा है 2:1:1। सपोज बी की डेथ हो रही है तो रेशियो इज 1/4, वो आ गई। इनटू n/12, n मींस नंबर ऑफ मंथ्स हियर, n/12 इंटरवीनिंग पीरियड। अगर ये डेज में हो तो डेज कैलकुलेट करके डिवाइडेड बाय 365। डन, यहां तक क्लियर? कई बार एवरेज नहीं कहा होता, कई बार कहा होता है प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स। एवरेज भी 1 साल की है, लेकिन कई बार कह दिया है प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। सपोज प्रॉफिट दिए हुए आपको 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख पिछले 3 सालों में, अगर वो कहे एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट इसको प्लस करके बाद में डिवाइड करेंगे तो इट विल बी ₹7 लाख। ये 7 लाख से डिवाइड किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। कई बार वो कह सकते हैं प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट था 8 लाख, फिर 8 लाख के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। इट मींस या एवरेज प्रॉफिट या फिर प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स, ये कुछ भी हो सकता है, इन दोनों में से एक चीज होगी। सब में बताया गया होगा कि आपने एवरेज प्रॉफिट लेने हैं या फिर प्रीवियस ईयर लेने हैं। आगे सेम रहेगा, डिजीज्ड पार्टनर प्रॉफिट शेयर तो उसकी रेशियो से निकलेगा, इनटू n/12 उसका इंटरवीनिंग पीरियड, जितनी देर बिजनेस में उसने काम किया। यानी सेल बेसिस के ऊपर प्रॉफिट लॉस सस्पेंस इज इक्वल टू सेल ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर मींस जिस साल उसने काम किया है, तो 3 महीने की मैं बात कर रहा हूँ, इंटरवीनिंग पीरियड अगेन, इनटू प्रॉफिट रेशियो ऑफ प्रीवियस ईयर, बिकॉज हमने बेस लेना है पिछले साल का, जिस रेशियो पे हमने पिछले साल प्रॉफिट कमाया था उसी पे ही हम कमा रहे हैं। सेल ऑफ करंट ईयर इनटू प्रॉफिट रेशियो ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू डिजीज्ड पार्टनर प्रॉफिट शेयर रेशियो उसकी 1/4, 1/3 जो भी होती भाई। ये आपको सेल ऑफ करंट ईयर दी होगी सम में। ये चीज कई बार दी हो सकती है, कई बार नहीं भी दी हो सकती। अगर दी हुई है तो ऐसे ही लगा दीजिए, अगर ये नहीं दी हुई तो ये कैसे कैलकुलेट करनी है? प्रॉफिट रेशियो ऑफ प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन सेल ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100।
ये आपका आंसर भी परसेंटेज में आएगा। प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100, ये कैलकुलेट करके इसको जब आप यहाँ पे पुट कर दोगे और बाद में ये फार्मूला कंप्लीट करोगे तो आपको प्रॉफिट लॉस सस्पेंस का आंसर जो है वो आ जाएगा। डन, ठीक है बात। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट of the diseased partner through basis, time basis and sale basis। very important, बहुत जनरली आता है ये क्वेश्चन, बहुत कॉमनली आ रहा है क्वेश्चन, हर बार ही आ जाता है ऑलमोस्ट, एक बार ही, कई बार ज्यादातर तो आते थे डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट 4 मार्क्स में, 2-3 साल पहले 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया था सिर्फ एंट्री का कि कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, ऐसे कैलकुलेट करो और एक एंट्री पास कर दो। 3 में था या 4 में था, एक नंबर कैलकुलेट करने का, बाकी नंबर एंट्री पास करने का। और जब एंट्री पास करोगे, कई बार ये बात हुई है कि आप जर्नल का बना के फॉर्मेट, हेडिंग्स देके ऊपर इन द बुक्स ऑफ कंपनी लिख के, नरेशन लिख के फिर एंट्री पास करके आओगे तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो इससे जो आपके सम्स हैं वो नोट कर लीजिए। सिंपल कैलकुलेशन वाले सम में आपने कोई सम ऐसा नहीं करना है जहां पे पार्टनर्स कैपिटल बनाना नहीं करना, आपने वो सिलेबस में नहीं है। ठीक, तो 22 तक समझे, 22 तक सारी कैलकुलेशन है ये जो डिजीज पार्टनर वाले हैं, इसके बाद स्टार्ट होते हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, सेम एज हमने रिटायरमेंट में किया वो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। देन है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिजीज पार्टनर, इसकी बात हो रही है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की ही बात हो रही है। देन है आपका डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल भी वैसे ही कैलकुलेट होनी है जैसे हम रिटायरमेंट में रिटायरिंग पार्टनर गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। ये 3 टॉपिक्स हैं आपके, ये आपके समझ हो जाएंगे। कल आपका है अकाउंट्स का पीरियड, कल सैटरडे है? No. नहीं है, इसके बाद संडे है। ठीक है, आप आज कल और संडे 3 दिन में कर लेना, आराम से हो जाएंगे। सम कहने को 24 है, सिंपल कैलकुलेशंस है, मतलब कोई अकाउंट नहीं बनाना है आपने, प्लस माइनस ही करनी। ठीक है, मंडे इसके डाउट्स क्लियर करके हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है।